वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया चैप्टर टॉपिक है, यूनिट भी नई है, आप कह सकते हो एटम एंड न्यूक्लियाई। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप आर्टिकल नेम डाल दीजिएगा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यूनिट लिखना हो तो एटम एंड न्यूक्लियाई, और चैप्टर का नाम डालना हो तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो बात होती कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है ना, इसके कंपोजिशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने रिप्रेजेंट किए। जैसे हम सबसे पहले आपको बता रहे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, यानी जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद यह हाइपोथेसिस सामने आई। रदरफोर्ड ने, आप जानते हो, प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, प्रोटॉन को फाइंड आउट किया है। तो जब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन फाइंड किया तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो ये हुआ कि एटम का मैक्सिमम मास और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड होता है, उस सेंटर पॉइंट को न्यूक्लियस बोला गया। अब बात यह आई कि न्यूक्लियस बना किससे है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। जैसे मैं एग्जांपल में समझाता हूं इस हाइपोथेसिस को कैसे सपोर्ट किया गया, मैं उसकी बात करता हूं। आपको जानकारी हीलियम के बारे में, 2He4 होता है कि नहीं होता बताओ। उस समय न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, ये भी बता दें आपको। जब ये हाइपोथेसिस आई है, न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर हुआ है। कब? 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। इसके पहले तक न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उस पर सोचना ही नहीं था किसी को। तब यह कंसीडर हुआ था कि हीलियम के न्यूक्लियस में, ध्यान रखना, 4 प्रोटॉन्स हैं, क्या है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा ध्यान देना, न्यूक्लियस जो हीलियम का होता है उस पे चार्ज +2 ही कंसीडर हुआ शुरुआत से, ये फैक्ट है। तो हाइपोथेसिस देने वालों ने इसमें एक्सप्लेनेशन ये दिया कि टोटल प्रोटॉन 4 है, तभी तो इसका मास 4 टाइम ऑफ द प्रोटॉन होता है कि नहीं होता बताओ। अगर इसका मास देखा जाए तो प्रोटॉन का लगभग कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लाइट होता है। अगर प्रोटॉन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल होता है मास, पता कि नहीं पता? देखो मैं बताता हूं, पहले मास के बारे में सुन लो। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 10⁻27 kg। अब आप देखो ये लगभग 4 पावर का डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। ये मोर देन 4 पावर है, देखो भाई, यानी 1000 से भी ज्यादा टाइम्स हैवियर कौन है? प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन उसके सामने निग्लिजिबल मास का हुआ कि नहीं हुआ? तो यह कंसीडर किया गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो मास कंपोजिशन बना वो प्रोटॉन की वजह से बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास की कोई खास वैल्यू नहीं है। इसलिए हीलियम का मास नंबर 4 है, जो कहां से आया है? प्रोटॉन से आया है। चार्ज इस पे क्यों +2 है? क्योंकि 4 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव चार्ज इसका माइनस कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज ही तो 2 बचा कि नहीं बचा बताओ। ये थ्योरी सेटिस्फाइड हो गई इस हिसाब से। लेकिन बाद में बहुत जगह इस कॉन्सेप्ट को लेकर जब सीखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आई, कठिनाइयां आई। वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी कठिनाइयां आई। तब इसको लीव किया गया और नई हाइपोथेसिस प्रेजेंट की गई। तो फिलहाल इसको पहले पढ़ लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रेजेंट करो न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। आई थिंक दैट आप समझ गए होंगे इस हाइपोथेसिस में क्या समझाने की कोशिश की गई। बस इसमें यह बताया गया कि न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मास मेनली गिवन ड्यू टू प्रोटॉन्स, एंड चार्ज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज दोनों का इक्वल होता है एक्चुअली में, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो उनका सम जो बनेगा वो चार्ज बताएगा, और मास बताएगा अकेला प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है ही नहीं जो कंपेरेबल रखा जा सके। ठीक है, हमें पहले तो ये लिखना है रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बताना। सबसे पहले तो हम कहेंगे रदरफोर्ड
give that atom have a center part whose net mass and charge concentrated. ओके, अब हम कहेंगे कि रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन डिस्कवर किया. आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय रदरफोर्ड, द मास ऑफ प्रोटॉन is much heavier या much greater than mass of electron. But charge of proton is पॉजिटिव ई. मैंने ई नाम दे दिया भाई, एलिमेंट्री चार्ज पॉजिटिव ई, वाइल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव ई. है वैल्यू बराबर, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव. सो द हाइपोथेसिस इज made in which it is said that composition of nucleus by protons and electrons. We can understand this hypothesis, understand this hypothesis, ये H है भाई जी, by example of helium, that is 2He4. Its nucleus contain 4 proton and 2 electron. So net mass is only due to protons, because mass of electron is negligible as compared to प्रोटॉन. देखो मास तो इसका निग्लिजिबल है इलेक्ट्रॉन का, तो मेन मास बनता किससे है? प्रोटॉन से. बट 2 प्लस चार्ज कैंसल बाय 2 माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो remaining charge at nucleus is only +2e. नोट कर लें. अब देखिए इस मॉडल की एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूं. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता, ऐसा हम सोच लेते हैं
कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस का जो साइज एस्टिमेट किया था रदरफोर्ड ने, साइज ऑफ न्यूक्लियस, वो 10⁻⁻15 मीटर किया था। कितना किया था? इतनी छोटी स्पेस में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी जो एनर्जी है, साइज ऑफ न्यूक्लियस दिस, इट मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस इज अबाउट 100 MeV। लगभग कितनी होनी चाहिए इसकी एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है उसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेट कितनी होनी चाहिए? 100 MeV होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 0.51 MeV। बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 0.51 MeV। इतनी लेस होती है, सोचो। तो जब इतनी ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या न्यूक्लियस में रुकेगा? जो न्यूक्लियस में एग्जिस्टेंस अगर करे, जो बीटा पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से, बीटा पार्टिकल तो पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में होते हैं पैदा, और इतनी एनर्जी होने के बाद वो बाहर निकल आते हैं जब इतनी कम एनर्जी उनके पास है तब। तो जब इतनी एनर्जी हो तो क्या रुक पाएंगे वहां? जिनके पास 0.5 है, हम कहते बहुत ज्यादा, 1 MeV मान लो, तो तब वो वहां रुक नहीं पा रहे हैं। तो 100 MeV वाला इलेक्ट्रॉन क्या पॉसिबल है उसके अंदर रह पाना? तो ये एक प्रॉब्लम आई, इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पॉसिबल ही नहीं है उसका एग्जिस्टेंस। ओके, इसको डिफिकल्टी या ड्रॉबैक में एग्जांपल को लिख लो आप लोग। देखिए 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो पहली लाइन तो ये लिखेंगे, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन in 1932 by James Chadwick। इसके बाद हाइपोथेसिस एक प्रेजेंट की गई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के। कहा गया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज थी वो इन दोनों से मैच भी करती हैं। मास नंबर बनता है दोनों को मिलाकर, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेट प्रोटॉन के इक्वल होता है, जबकि चार्ज बनता है केवल प्रोटॉन से, क्योंकि न्यूट्रॉन है न्यूट्रल। तो प्रेजेंट टाइम में यही हाइपोथेसिस यूजफुल है। तो इसके आगे अब लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस इज similar to properties of neutrons and protons together। So it is considered that nucleus is made of neutrons and protons। mass number is sum of neutron and proton। क्यों? Since mass of neutron is equal to, neutron is approx equal लिख देना,
अप्रॉक्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर बाय, या चार्ज भी कह सकते हो, एटॉमिक नंबर बाय ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, नोट करें इसको। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंडली, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंबाइंडली, दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियंस। ये इसका रिजल्ट रहेगा। अब हम अगर सिंबल देना चाहें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड एज, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखो सिंबल यूज करेंगे ZXA, A फॉर मास नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर, X न्यूक्लियस का सिंबल, आप N भी लिख सकते हो। बस ये मॉडल हो गया, खत्म, नोट करिए। देखिए अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप होगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग तो की ही रदरफोर्ड ने, उससे जो साइज एस्टिमेट हुआ था अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 ऑर्डर का, उसके लिए एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर। भाई न्यूक्लियस में कौन कौन, प्रोटॉन और, जितने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ही बड़ा तो साइज होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, या साइज आप कुछ भी कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ये बात। अब देखो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर हम बात करें, न्यूक्लियस को जनरली स्फेरिकल कंसीडर किया गया। कैसा? एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, ये भी बता दें आपको, बट रफली कह सकते हो, कन्वीनियंट के लिए हम लोग कैसा लेट कर लेते हैं, स्फेरिकल। तो अगर हम वॉल्यूम ले लें तो इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम बनेगा 4π3πr क्यूब बनेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के। न्यूक्लियंस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को तो बोलते हो मास नंबर। और मास नंबर के लिए सिंबल क्या बनाते हो, ए। तो अगर हम देखें प्रोपोर्शनलिटी हटा करके, या अभी हाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा मुझे कि नहीं डालना पड़ेगा, बताओ। सीधे आर में ले जाते, चलो क्यूब ही बताओ। आर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, मैंने उसका नाम दे दिया आर नॉट, लेकिन ए की पावर कितनी पावर होगी बताओ, 1/3 होगी। क्यूब रूट लेना पड़ा मुझे, मतलब पहले क्यूब रूट ले लिया, बाद में कांस्टेंट लगा दिया। तो यानी कि एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ हमारा, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर जो आर नॉट है ये कांस्टेंट है, वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी समझ लो, इसकी वैल्यू होती 1.2 फर्मी। कितनी होती है? 1.2 फर्मी। फर्मी समझते हो कितनी वैल्यू होती है? 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं? फर्मी। तो ऐसे भी कह सकते हो। तो ये साइज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज होगा, नोट करें इसको। देखिए साइज के एस्टिमेट के बाद हम लोग शेप की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कन्वीनियंट के लिए तो हम लोग कैसा लेट कर लेते हैं, स्फेरिकल। बट जो न्यूक्लियस का शेप है वो 10% वायलेट करता है स्फेरिकल साइज से, शेप से। अदर देन स्फेयर हो जाता, 10% डिफरेंस रखता है। तो यहां पर आप डाल दें एक आर्टिकल न्यूक्लियर शेप, और इसमें सिर्फ लिखें फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस इट इज कंसीडर्ड दैट shape of nucleus is spherical, but
इट वायोलेट्स अबाउट 10% फ्रॉम स्फेरिकल शेप। 10% वायलेट करता है, नोट करिए।